अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। इसके आइसोमेरिज्म के जो टॉपिक है उसके एमसीक्यूज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ई कैट या एम डी कैट में अपेयर होने वाले हैं 2025 में, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल लेक्चर होगा। काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री तो ओवरऑल अपलोड की भी है। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या टारगेट पेपर्स की रिक्वायरमेंट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 0300215227। उस पर व्हाट्सएप करें आप मुझे, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जो रिक्वायर्ड आपको चाहिए। तो 40 एमसीक्यूज हैं यहाँ पर जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म के टॉपिक्स है तो उसके वन बाय वन तमाम एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश आइसोमर्स, कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो डैश आइसोमर्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ये दोनों हमारे पास होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होने की रीज़न इसके पीछे क्या है, चूँकि हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है, C6H12O6 होता है। लेकिन और ये C6H12O6 इस फार्मूले पर हमारे पास ये जो है वो ग्लूकोज का फार्मूला भी है। ठीक है, और ये फार्मूला ग्लूकोज के साथ जो है वो फ्रक्टोज का भी है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों के फॉर्मूले सेम है, फर्क सिर्फ ये होता है ग्लूकोज में हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है जबकि फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यूज। नाउ सेकंड है देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के मेन टाइप्स हमारे पास बेटा जो दो इसके मेन टाइप्स होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब वो दो मेन टाइप्स कौन से होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड, फर्स्ट हमारे पास होता है दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और जो सेकंड टाइप हमारे पास होती है दिस इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हमारे पास जो है वो मेन रहती हैं आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थर्ड एमसीक्यू है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फर्दर फिर उसके बाद हमारे पास ये सी ऑप्शन है, दिस इज 4 टाइप्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो एक टाइप तो हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म जिसकी सेकंड टाइप हमारे पास होती है दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो थर्ड टाइप होती है दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और जो लास्ट टाइप हमारे पास होते हैं दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो इससे ये पता लगा कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये फर्दर हमारे पास जो है 4 टाइप्स में जो है वो डिवाइड होती है। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज 4 है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इसके हमारे पास दो टाइप्स फर्दर टाइप्स में डिवाइड होती है ये। ठीक है, स्टीरियो में जो दो टाइप्स हमारे पास होते हैं उसमें एक हमारे पास होता है दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और जो सेकंड टाइप हमारे पास होती है दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज 4 हो गया। एमसीक्यूज 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर कौन से होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे एमसीक्यूज में देखा है कि ऑप्टिकल आइसोमर हमारे पास जो है वो एक स्टीरियो आइसोमर है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एमसीक्यू 6 है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम में किस तरह की आइसोमेरिज्म हमारे पास होती है, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास ही होता है कि स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से जो है हमारे पास आइसोमर्स एस्टैब्लिश होते हैं। क्योंकि बॉन्ड पैटर्न तो सेम होता है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट अलग होता है। जैसे कि हम एक कंपाउंड लेते हैं ABCD एक कंपाउंड है, तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है कि ABCD का जो बॉन्ड पैटर्न तो सेम होता है लेकिन जो स्पेस में अरेंजमेंट है 3D वो डिफरेंट होती है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। एमसीक्यू 7 है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज डैश। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को और क्या कहा जाता है, तो इनको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के आइसोमर हमारे पास बनते हैं, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर। तो सिस आइसोमर क्या होता है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप हमारे पास आ गए हैं, मतलब एक ही साइड पर,
दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो Cl है अगर वो अपोजिट साइड्स पर हो तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांस आइसोमर। इसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लोग जो है वो ट्रांस आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। MCQs 8 है द नंबर ऑफ पॉसिबल चेन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के चेन आइसोमर कितने बनते हैं? तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स। तो मैं अभी आपको डिटेल्स यहाँ पर ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा, इसके लिए आप लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ जस्ट हम MCQs की प्रैक्टिस यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 की पावर n-4 + 1। इससे हम लोग चेन आइसोमर्स की तादाद को बताते हैं। तो ये हो गया 2 की पावर n-4। तो n में नंबर ऑफ कार्बन, तो ब्यूटेन आपको पता है C4H10, तो 4 कार्बन है तो C की पावर 2 की पावर 4 - 4 + 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 0 + 1। 2 की पावर 0 1 होती है तो 1 + 1, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसका मतलब कि 2 आइसोमर्स हमारे पास होते हैं ब्यूटेन के, और वो 2 आइसोमर कौन से होते हैं आप सब जानते हैं। एक हमारे पास होता है दिस इज एन ब्यूटेन, और सेकंड दूसरा हमारे पास हो जाएगा दिस इज आइसोब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन में तो सिंपली क्या होता है कि 4 कार्बन एक साथ अटैच होते हैं, सो दिस इज एन ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में होता है कि एक कार्बन जो है हमारे पास चेन से बाहर होता है। दीज आर एक्चुअली द 2 चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। आई होप सो ये MCQs आपको क्लियर हो गया होगा। MCQs 9 है हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स ऑफ C4H9Cl आर प्रेजेंट। ये जो हमारे पास ब्यूटाइल क्लोराइड है इसके कितने हमारे पास जो है वो पोजीशन आइसोमर पॉसिबल होंगे। जिसके 2 ही पोजीशन आइसोमर हमारे पास पॉसिबल होंगे C4H9Cl के। एक तो ये होगा कि 4 कार्बन अगर हम ले लेते हैं, इसमें एक कुलीन फर्स्ट में हमने लगा दिया, दूसरे में 4 कार्बन ले लें तो एक कुलीन हमने सेकंड में लगा लिया Cl। तीसरा हमारे पास ये हो गया दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन, और दूसरा हमारे पास हो गया दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। तो बस ये 2 हमारे पास पॉसिबल है। 3 क्लोरोब्यूटेन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इस केस में नंबरिंग राइट साइड से हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 10 है पोजीशन आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन डैश। पोजीशन आइसोमरिज्म किस में पॉसिबल नहीं होती? तो ये अल्केन्स के अंदर हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है, जबकि अल्केन्स में हम जानते हैं कि देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। अल्केन्स में कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास नहीं होता। MCQs 11 है अल्कोहल्स एंड फंक्शनल ग्रुप आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ डैश। अल्कोहल्स जो है बेटा वो ईथर्स के हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। दैट्स वाई दोनों का जनरल फार्मूला सेम निकलता है। अल्कोहल का भी निकलता है CnH2n+2OH, और ईथर्स का भी निकलता है CnH2n+2OH, सॉरी O। तो ये दोनों का जनरल फार्मूला हमारे पास जो है वो सेम निकलता है। ठीक है, 12 से विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज स्पेसिफिक फॉर ईथर्स। ईथर्स में कौन सी हमारे पास आइसोमेरिज्म एस्टेब्लिश होती है या प्रेजेंट होती है? जस्ट मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म इज ओनली द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज पॉसिबल इन ईथर्स। सो जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो रेडिकल्स हमारे पास होते हैं उनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पाई जाती है, तो वो मेटामेरिज्म कहलाता है, जो ईथर्स में स्पेसिफिकली होता है। 13th MCQ है हाउ मेनी मेटामर्स ऑफ डाईइथाइल ईथर आर पॉसिबल। तो डाईइथाइल ईथर के कितने हमारे पास अब मेटामर्स पॉसिबल होंगे? तो डाईइथाइल ईथर के हमारे पास 2 मेटामर्स जैसे हमारे पास पॉसिबल होंगे। अब वो 2 कौन से होंगे? एक तो हमारे पास हो जाएगा दिस इज सिंपली C2H5 OC2H5 डाईइथाइल ईथर, और एक हमारे पास होगा CH3, इसके बाद OC3H7। दीज आर द 2 मेटामर्स ऑफ डाईइथाइल ईथर, या हम कह सकते हैं C2H5 OC2H5। ठीक है, नंबर 14 है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन डैश। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल होती है? सिर्फ अल्कीन्स के अंदर पॉसिबल होती है। और अल्कीन के अंदर पॉसिबल होने की वजह क्या होती है? व्हाट्स द रीजन? ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स के अंदर हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं कि मुमकिन होती है। 15th विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसके अंदर होती है? तो अल्कीन के अंदर होती है।
बी ऑप्शन वही ऊपर वाले एमसीक्यू से लिंक करता हुआ ये है। एमसीक्यू 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें होगी? देखो सिंपली यहाँ पर ये है कि अल्केन में तो हो नहीं सकती, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 1,1 डाइक्लोरोइथीन, अगर 1,1 डाइक्लोरो तो एक ही कार्बन पर दो ग्रुप्स अटैच नहीं हो सकते, बी भी नहीं हो सकता। 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथीन, दिस इज 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथीन, तो दोनों कार्बन पर जो है वो सेम ग्रुप का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये 1,1 डाइब्रोमोइथीन जो हमारे पास है, इसकी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती है। तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया हमारे पास डी ऑप्शन, 1,2 डाइब्रोमोइथीन। 17th एमसीक्यू से कायरल कार्बन इज आल्सो नोन एज डैश। कायरल कार्बन को और क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। कायरल कार्बन वो होता है विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जो 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ ज्वाइन होता है। जैसे कि अगर हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, अब अगर ये कार्बन है और ये 4 अलग अलग ग्रुप से ज्वाइन है, जैसे एक एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास आ गया, एक OH आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, एक Cl आ गया, तो ये जो कार्बन हमारे पास है दिस विल बी कॉल्ड एज द कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। 18th है, कायरल कार्बन हैज दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चूंकि कायरल कार्बन क्या होता है बेटा, इसके लिए जरूरी है कि 4 बॉन्ड बनाए, इसलिए कायरल कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो भी हमारे पास 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp3 आ जाएगी। 19th है, कायरल कार्बन इज बॉन्डेड विद डैश डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे कि ऊपर मैंने बताया इट मस्ट कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स। 20 है, ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड्स हैव द एबिलिटी टू रोटेट डैश। ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें किस चीज़ को रोटेट करने की सलाहियत होती है? तो प्लेन पोलराइज लाइट। तो पीपीएल को जो क्या कर सकते हैं वो रोटेट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इनमें से कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए? तो ए है पोलराइजर, बी है टोरमलिन क्रिस्टल, सी है निकोल प्रिज्म, डी है ऑल ऑफ दिस। ये सारी ही चीज़ों को सेम, ये जो सारी चीज़ें वो एक ही चीज़ों के नाम है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारे पास लाइट शुरू में हमारे पास लाइट जब हम लेते हैं, ऑर्डनरी लाइट जो होती है वो अनपोलराइज होती है, वो तमाम एक्सिस के अंदर लाई करती है। लेकिन जब हम इस लाइट को पास करते हैं विद हेल्प ऑफ अ पोलराइजर, अब आप इसको पोलराइजर भी कह सकते हैं, आप इसको जो है वो टोरमलिन क्रिस्टल भी कह सकते हैं, आप इसको जो है वो निकोल प्रिज्म भी कह सकते हैं। सारी एक ही चीज़ों के नाम है अलग अलग। तो अब इससे जब लाइट को अगर आप पास करते हैं तो लाइट को पास करने से क्या होता है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट्स को सिर्फ आगे जाने देता है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इनको रोक देता है। तो ये वाली लाइट जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। इसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है और दिस इज कॉल्ड पीपीएल। ये इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और यहाँ पर होगी लाइट की पोलराइजेशन, ठीक है। 22nd एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड। इनमें से ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड कौन सा है जिसमें कायरल कार्बन होगा? अब देखिए चारों कंपाउंड को देखेंगे ना, तो मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में हमारे पास कायरल कार्बन हमारे पास नहीं होता क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप से ज्वाइन नहीं है। मिथेनॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 तरफ तो हाइड्रोजन ही आ गया, चारों अलग अलग ग्रुप का होना जरूरी है, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अच्छा, इथीन की बात करते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, तो डबल बॉन्ड में तो वैसे ही नहीं होगा चूंकि ये दोनों कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ना उसके अंदर हमारे पास ये ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड होगा, इसमें हमारे पास कायरल कार्बन होगा क्योंकि जब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाते हैं और ये वाला जो कार्बन होता है ना दिस कार्बन इज कायरल, ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, आपको लेक्चर में मिल जाएगा ये। 23rd एमसीक्यू है, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द बेंडिंग ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बेंडिंग को चेक करने के लिए हम लोग पोलरिमीटर यूज करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि लाइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में बेंड हो रही है। एमसीक्यू 24 है, व्हिच आइसोमर रोटेट्स द लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो डी आइसोमर होता है जिसको डेक्सोरोटरी कहते हैं, ये क्या करता है? लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करवाता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर में हमने पढ़ा था। इसके अंदर जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक सैंपल हमारे पास है जिसमें हमारे पास डी आइसोमर मौजूद है,
तो जब इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इससे पास होगी तो लाइट क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। इससे पता लगेगा कि ये जो सैंपल में जो आइसोमर हमारे पास है दिस इज एक्चुअली डी आइसोमर और डेक्सोरोटेटरी। अब इसी का रिवर्स अगर हो जाए, मीन्स के अगर लाइट जो है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो जाए तो उस सूरत में इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एल आइसोमर। तो डी और एल आइसोमरिज्म इसलिए कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को। 26 MCQs है, हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, तो एक ही कायरल कार्बन होता है ग्लूकोज में, जो मैंने दिखाया भी आपको ऊपर, दैट्स जस्ट वन, इट जस्ट कंटेन वन कायरल कार्बन। क्योंकि जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हैं तो जैसे ये CHO हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, 1 2 3 4 5 6, फिर ये सारे यहाँ पर हमारे पास इसके साथ OH लगे हुए होते हैं। These all are hydroxy groups because carbohydrates are actually a polyhydroxy compound with at least one aldehyde or ketonic functional group. तो यहाँ पर बेटा जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज एक्चुअली कायरल। तो ये हमारा कायरल कार्बन है, तो एक ही कायरल कार्बन है, बाकी सब कायरल नहीं है, दीज आर नॉट कायरल कार्बन। ठीक है, फर्स्ट वाला तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बॉन्ड ही 4 नहीं बना रहा, बाकी सब में हमारे पास 4 अलग अलग ग्रुप से ज्वाइनिंग नहीं है। MCQ 27 है द पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड डैश। ऑप्टिकल आइसोमर के पेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। इनको इनएंशियोमर्स कहा जाता है। जैसे हमारे पास ग्लूकोज, अगर हमारे पास 2 है, ग्लूकोज D है और एक हमारे पास है ग्लूकोज L, तो ये जो दोनों पेयर्स हैं इनको कहा जाता है दे आर नोन एज इनएंशियोमर्स। ठीक है। 28 है ग्लूकोज कंटेन्स दिस फंक्शनल ग्रुप। जैसे भी मैंने बताया आपको कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है एंड ड्यू टू दिस रीजन ग्लूकोज को हम लोग जो है वो एल्डोज भी कहते हैं। 29th MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज सेम बॉन्ड पैटर्न। जो सेम बॉन्ड पैटर्न हमेशा किस में होता है, जैसे अभी स्टार्ट में MCQs गया था कि जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे उसमें जाहिर सी बात है सेम बॉन्ड पैटर्न होगा, बिकॉज हम सब जानते हैं कि जो सेम बॉन्ड पैटर्न वाली एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर पाई जाती है, ये स्टीरियो आइसोमर्स में पाई जाती है। तो इन चारों में से ये तो स्टीरियो नहीं है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। सिर्फ वही जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है दिस इज एक्चुअली स्टीरियो आइसोमरिज्म। 30th MCQ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, तो ये हमारे पास बेटा एस्टर्स के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। अगर हम इसकी एक मिसाल लेना चाहें तो लेट्स से कि जैसे अगर हम एसिटिक एसिड देखते हैं CH3COOH, और अगर हम एक देख लेते हैं एक मिथाइल फॉर्मेट, तो दिस इज एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज एस्टर। दे बोथ हैव द सेम फॉर्मूला बट दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। 31st है हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ज़ाइलीन आर पॉसिबल। ज़ाइलीन की कितने पोजीशन आइसोमर पॉसिबल होते हैं। ज़ाइलीन ऐसा एक हमारे पास कंपाउंड होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसमें बेंजीन रिंग के 2 तरफ CH3 अटैच होते हैं। तो एक CH3 यहाँ आ गया, एक CH3 यहाँ आ गया। अब इसके 3 हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स इसके हमारे पास पॉसिबल होंगे। सेकंड में क्या होगा कि दूसरा CH3 जो है वो हमारे पास मेटा पोजीशन पर लगा होगा, और थर्ड में क्या होगा कि जो दो CH3 जो होंगे वो पैरा पोजीशंस पर अटैच्ड होंगे। ठीक है। अब इस लिहाज से हमारे पास इसके अलग अलग नेम्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसको बात करें, दिस इज ओजाइलिन, ये ऑर्थोजाइलिन कहलाता है, दिस इज मेटाजाइलिन, ये एमजाइलिन हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड पैराजाइलिन और पीजाइलिन। तो ये 3 हमारे पास असल में पोजीशन आइसोमर्स हैं जाइलिन के। ठीक है। MCQ 32 है हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स ऑफ C3H6 आर पॉसिबल। ये प्रोपीन है, प्रोपीन के कितने पोजीशन आइसोमर पॉसिबल होंगे। प्रोपीन के बस 2 ही पोजीशन आइसोमर, बल्कि 2 सॉरी एक ही पोजीशन आइसोमर इसका पॉसिबल होगा प्रोपीन का। ठीक है। रीजन क्या देखे, प्रोटीन कार्बन है, अब डबल बॉन्ड यहीं पर लग सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगाते हैं तो वो 1 प्रोपीन है। तो 1 प्रोपीन के अलावा इसका और कोई स्ट्रक्चर और किसी और कार्बन पे हम इसमें डबल बॉन्ड अटैच नहीं कर सकते। 33 MCQs है इन ग्लूकोज D, D स्टैंड्स फॉर डैश। तो D ग्लूकोज D में D का मतलब होता है दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और MCQ 34 है विच ऑफ द कंपाउंड इज एन आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल।
इनमें से कौन सा कंपाउंड इथाइल अल्कोहल का आइसोमर है? तो ये हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन, डाइमिथाइल ईथर। क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डाइमिथाइल ईथर होता है CH3OCH3, और जो इथाइल अल्कोहल होता है वो होता है C2H5OH। जब इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो दिस विल बी C2H6O। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स अलग है, तो ये आइसोमर्स है। अच्छा, कौन सा आइसोमर है? तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, चूंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। MCQ 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ एसीटोन? एसीटोन किसे कहते हैं? एसीटोन हम लोग कहते हैं बच्चों सिंपली प्रोपेनोन को। प्रोपेनोन मीन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन और प्रोपेनोन। अब ये किसका आइसोमर? कीटोन्स और एल्डिहाइड्स। आपको पता है कि ये हमारे पास आइसोमर्स होते हैं। तो 3 कार्बन है तो प्रोपायोन एल्डिहाइड का ये हमारे पास एक आइसोमर होगा। प्रोपान एल्डिहाइड क्या होता है? C2H5 C डबल बॉन्ड OH। अब आप देख सकते हैं दोनों में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हमारे पास हो गए। 36 है, द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ C6H14 इज डैश। C6H14 के चेन आइसोमर कितने बनेंगे? C6H14 ये हमारे पास हो गया हेक्सेन। सेम फॉर्मूला जो भी हमने क्लास के स्टार्ट में लगाया है, 2 की पावर n-4 + 1, इसके लिहाज से हम देख लेते हैं। हो जाएगा 2 की पावर 6 - 4 + 1, जिसे 2 की पावर ये हो गया 2 + 1, और ये हमारे पास आ गया 4 + 1 एंड दिस विल बी 5। तो 5 पोजीशन आइसोमर हमारे पास हेक्सेन के पॉसिबल हो जाएंगे। MCQ 37 है, हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप होते हैं? तो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है इसका ग्लूकोज का, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि 5 OH ग्रुप्स यहाँ पर हैं इसमें। तो यहाँ पर आंसर में हम लोग 5 लगा देंगे, 5 OH ग्रुप्स आर देयर। क्योंकि वैसे भी ग्लूकोज हमें पता है कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मल्टीपल OH ग्रुप्स अटैच होते हैं। 38 है, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिड कार्बन आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक ही sp हाइब्रिड कार्बन होता है जो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच होता है। तो दोबारा से स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको। यस, ये वाला जो कार्बन हमारे पास है, दिस कार्बन, ये कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके बाद MCQ 39 है, 2 की पावर n-4 + 1 इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डैश आइसोमर। तो इससे हम लोग चेन आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं अल्केन्स के। तो जो फॉर्मूला भी हम यूज कर रहे हैं आज की क्लास में। लास्ट MCQ 40 है, विच आइसोमेरिज्म इज नोन एज DL आइसोमेरिज्म? तो DL आइसोमेरिज्म हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक D और एक L आइसोमर जो 2 एनएंशियोमर्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQs हैं इस टॉपिक के, जो आइसोमेरिज्म के लिहाज से आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर्ड हैं या आपको जो है वो पास्ट पेपर्स चाहिए एप्टीट्यूड के, NED के लिए, या फिर MD कैट के लिए, या फिर आपको इंटरमीडिएट बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए टारगेट पेपर्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इसको आप अपने पास सेव कर लें, और आपको किसी भी तरह की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है आप लाजमी इसमें मुझसे कांटेक्ट करें, और मैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट पर आपको मैं ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर NT टेस्ट के तमाम लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।